देखिए, कल हम आपको रिंचों के बारे में पढ़ाया था। इसके बाद हम आपको उसमें ठोस टाइप रिंच है उस रिंच के बारे में बता रहा हूँ कि इस रिंच का कहाँ पे कैसे प्रयोग करते हैं। तो देखिए, चित्र भी बना दिए हैं, साथ में चित्र भी बनाते जाइए और साथ में लिखते भी जाइए, जिससे कि आप लोग को कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, आप इसके बारे में बता रहा हूँ। इस प्रकार की टाइप रिंच में एक या एक से अधिक वर्गाकार खांचे बने होते हैं। एक खांचे वाले टाइप रिंच में एक ही साइज के टाइप फिट हो सकता है तथा अधिक खांचे वाले टाइप रिंच में अलग अलग साइज के टाइप फिट हो सकते हैं। इसमें देखिए, एक टाइप का खांचा बना हुआ है, इसमें एक ही टाइप का आपका जो है रिंच फिट हो सकता है और अलग अलग खांचों वालों में अलग अलग प्रकार के टाइप रिंच फिट हो सकते हैं। तो देखिए, ये आपका ठोस टाइप रिंच है। इसके बाद आपका आता है समायोज्य टाइप रिंच। फिर इसके बाद हम आपको समायोज्य टाइप रिंच बताते हैं वो किस प्रकार की। ये आपका समायोज्य टाइप रिंच है, ठीक है। इसमें देखिए, समायोज्य इसमें आपके कई प्रकार के टाइप रिंचों को फिट किया जा सकता है। देखिए, समायोज्य टाइप रिंच इस प्रकार के टाइप रिंच में दोनों तरफ हत्थे लगे होते हैं, जिसमें कि एक स्थिर तथा दूसरा घूम सकता है। जो ये हत्थे होते हैं, एक फिक्स जा होता है, एक मूवेबल जा, एक आपका स्थिर रहता है और एक आपका घूम सकता है। इस प्रकार के टाइप रिंच के बीच में दो जबड़े लगे होते हैं, जिसमें कि एक स्थिर तथा दूसरा समायोज्य होता है। इसके अंदर जो ये जबड़े बने हुए होते हैं, ये एक फिक्स रहता है और एक आगे पीछे की सिकता है। जो हमें टैप लगाना होता है, तो जिस प्रकार का टैप होता है उसको लगाने के लिए आगे पीछे की सकता है और एक स्थिर बना रहता है। दूसरा समायोज्य जबड़े के हत्थे को घुमाने पर इसे आगे पीछे समायोजित किया जा सकता है। जो हमारा जबड़ा आगे पीछे घूमता है, उस तरफ का जो हत्था भी होता है वो भी आगे पीछे होता है। उसी प्रकार से उसको समायोजन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, इसके बाद हमारा आता है टी-हत्था टाइप रिंच। देखिए, आपका है टी-हत्था टाइप रिंच। तो देखिए, टी-हत्था टाइप रिंच में कहाँ इसका कैसे प्रयोग करते हैं। ये इसमें एक राड लगी होती है, जिसको कि हत्थे से दोनों तरफ घुमाने के लिए प्रयोग करते हैं। ये यहाँ पे जा लगे होते हैं, जैसे आपका फोरजा होता है, थ्रीजा चक होता है, तो जा होते हैं। तो जैसे ही हम इसको घुमाते हैं, यहाँ पे जैसे स्लीपिंग ऐसे घुमाने वाला होता है, जैसे इसको घुमाते हैं क्लॉकवाइज, तो क्या होता है कि एक टाइट हो जाता है। अनक्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये जो हमारे ये बने हुए हैं खांचे, ये फैल जाते हैं। जब फैल जाते हैं तो हम इसी में टैप को लगा देते हैं। जो टैप का खांचा होता है, इसी में जाकर घूम जाता है। जब इसको घुमाते हैं तो वो टाइट हो जाता है। जब टाइट हो जाता है तो कार्य करना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, इसका इस प्रकार की टाइप रिंच दो उठे हुए भागों के बीच गहरी सतह वाले छेद में टाइपिंग करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की टाइप रिंच में एक चक लगा होता है, जिसे व्यवस्थित करके विभिन्न साइज के टाइप पकड़ने के लिए किया जाता है। वही अभी आपको बताएंगे कि यहाँ पे एक चक लगा होता है, जिसमें कि घुमाने से उसमें जो आपका टाइप होता है वो व्यवस्थित हो जाता है। व्यवस्थित हो जाने पे गहराई पे इसमें होल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए, अब आपका आता है हस्त टाइपिंग विधि। हाथ के द्वारा टाइपिंग कैसे करते हैं। हस्त टाइपिंग विधि। देखिए, हस्त टाइपिंग विधि किस प्रकार से की जाती है। हस्त टाइपिंग करते समय निम्नलिखित विधि प्रयोग करनी चाहिए। हाथ से टाइपिंग करते समय निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1 पे देखिए,
डाल दीजिए नंबर 1। नंबर 1 पे जाब में टैपिंग की साइज के अनुसार सही साइज का ड्रिल कर लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि ड्रिल छिद्र बिल्कुल सीधा हो। देखिए टाइपिंग करते समय पहले हमें ड्रिल से उसमें होल कर लेना चाहिए। ड्रिल से होल करने के बाद टाइपिंग करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखें कि जो हम ड्रिल होल कर रहे हैं वो एकदम से सीधा हो, तभी हमारा सीध में चूड़ी बनेगी। यदि सही से सीधा नहीं होगा और यदि हम पहले ड्रिल होल नहीं करते हैं, पहले ही टैप को डाल देते हैं, तो कहा रहता है कि उसमें टूटने का ज़्यादा भय रहता है, ज़्यादा टूटने के चांस रहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए नंबर 2 पे ड्रिल करते समय छिद्र के मुंह पर आई बर को हटाकर हल्का सा चैम्फर लगा लेना चाहिए। यदि हम ड्रिल होल पे होल कर रहे हैं, ये ड्रिल होल है हमारा, ये होल है, यहाँ पे यदि बर वगैरह आ रहा है तो हमें धीरे से इसको बर को हटा लेना चाहिए और धीरे से कोण को चैम्फरिंग करके थोड़ा सा इधर उधर ड्रिल को करके ये सारे बर वगैरह साफ कर लेना चाहिए। फिर देखिए नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पे देखिए क्या कंडीशन है। कार्यखंड या जाब को अच्छी तरह से बांध लेना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि किया हुआ ड्रिल छिद्र वाइस के कार्यखंड या जाब के लंबवत रहे। जैसे हमें जिस चीज़ में करना है तो सबसे पहले हमें जो हमारा जाब होगा उसको अच्छी तरह से बेंच वाइस में टाइट कर लें, बेंच वाइस में बांध लें। इसके बाद ही उसमें चूड़ी बनाएं, चाहे लेथ मशीन में करें या ड्रिल मशीन उसमें बेंच वाइस मशीन पे करें। पहले जाब को अच्छी तरह। फिर देखिए नंबर 4 पे हमारा टेपर टाइप को टेपर रिंच में अच्छी तरह से पकड़ लेना चाहिए। जो हमारा टेपर है टैप, उसको टेपर रिंच में ही उसे बांधकर अच्छी तरह से प्रयोग करना चाहिए। फिर हमारा आता है नंबर 5 पे। नंबर 5 है हमारा टैप को ड्रिल छिद्र पर रखकर 2 या 3 चक्कर घुमाने चाहिए। फिर रिंच को निकालकर ट्राई स्क्वायर से चेक करना चाहिए कि टैप जाब की सतह से 90 अंश में टैपिंग कर रहा है अथवा नहीं। जो हमारा ड्रिल होल किया हुआ छेद होता है उसमें पहले टैप को डाल करके ऐसे फ्री घुमाना चाहिए कि हमारा जो टैप है वो ड्रिल होल में 90 अंश में कोण में बना रहा है चूड़ियाँ कि नहीं बना रहा। इसके बाद ही हमको दूसरी जगह उसको प्रयोग में लाना चाहिए। फिर हमारा नंबर 6 है। देखिए यदि टैप जाब की सतह से 90 अंश में टैपिंग नहीं कर रहा तो टैप को सीधा करके टैपिंग करना चाहिए। यदि हमारा टैप 90 अंश में नहीं टैपिंग कर रहा है तो हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारा होल गड़बड़ है, इसलिए हम टैप को सीधा करके ही टैपिंग करें। इसके बाद हमारा नंबर 7 आता है। टैपिंग करते समय टैप का आधा चक्कर आगे आधा चक्कर पीछे चलाना चाहिए जिससे चिप्स टूटकर बाहर निकल जाएं। यदि हम जैसे इसमें टैपिंग कर रहे हैं, ये हमारा होल है, इसमें हम चूड़ियाँ बना रहे हैं, इसमें जो कटिंग किया हुआ ये ऐसे चिप्स निकलता है। तो इस चिप्स को तोड़ने के लिए एक बार हम ऐसे दाएँ करें और एक चक्कर बाएँ करेंगे तो ये जो चिप्स है हमारा ये छोटे छोटे खंडों में ऐसे विखंडित हो जाएगा। विखंडित होने पे जैसे ही हम ऐसे घुमाएंगे तो ये हमारे जो छोटे छोटे खंडों में विखंडित हुआ है ये तो ऊपर निकल आएगा। यदि हम दाएं बाएं नहीं घुमाएंगे, एक बार उल्टा एक बार सीधा नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे चिप्स उसमें फंस जाएंगे, सही से हम चूड़ी नहीं बना पाएंगे। इसके बाद देखिए नंबर 8। टैपिंग करते समय जाब की धातु के अनुसार सही स्नेयक ब्रांडेस का प्रयोग करना चाहिए। जो हमारा कूलेंट होता है, जिस तरीके का हमारा धातु हो उसी तरीके का कूलेंट का प्रयोग करते हैं ताकि हमारा जाब और हमारा जो टूल्स है वो दोनों ठंडे बने रहे। यदि हम कूलेंट का नहीं प्रयोग करते हैं तो जब ये हम लोहा काटेंगे, लोहा से लोहा काटेंगे तो गर्म हो जाएगा और जब गर्म हो जाएगा तो जो हमारा टैप है उसकी हार्डनेस ख़त्म हो जाएगी और वो चूड़ी बनाना बंद कर देगा। तो इसलिए उसमें कूलेंट का भी प्रयोग करते रहें
ताकि हमारा जो जाप और टूल्स दोनों हैं दोनों ठंडे बने रहें। फिर आता है हमारा 9 नंबर पे टेपर टैप द्वारा पूरी चूड़ियाँ काटने के बाद द्वितीय टैप का प्रयोग करना चाहिए और बाद में फिनिशिंग टैप का प्रयोग करना चाहिए। चूड़ी काटने के बाद हमें फिनिशिंग टैप का भी प्रयोग करना चाहिए कि जो हमारी चूड़ियाँ थोड़ा पतली हों या इधर थोड़ा सही ना हों, तो उससे क्या होता है फिनिशिंग टैप से सारी चूड़ियाँ हमारी सही तरीके से 90 अंश के झुकाव में बन करके तैयार हो जाती हैं। फिर देखिए हमें धातु के अनुसार स्नेहक, देखिए धातु के अनुसार स्नेहक जिस तरीके का हमारा धातु हो उसी तरीके का हमें उसमें कूलेंट भी प्रयोग करना चाहिए। तो नंबर 1 देखिए, नंबर 1 पे हमारा है इस्पात। इस्पात पे हमें लॉर्ड आयल का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2 पे हमारा आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम में हमें केरोसिन का प्रयोग करना चाहिए। एल्युमिनियम में हमें केरोसिन का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद देखिए ढलवा लोहा में, जो हमारा ढलवा लोहा होता है, ढलवा लोहे में सूखा, उसमें किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 4 पे हमारा आता है पीतल। पीतल पे हमें सूखा ही करना चाहिए। पीतल पे सूखा। इसके बाद देखिए अब आगे कल हम आपको बताएंगे बंद छेदों में टाइपिंग करते समय सावधानियां। कल बताएंगे आपको जो आपके ब्लाइंड होल हो जाते हैं उनमें कैसे टाइपिंग करने की विधि के बारे में बताएंगे।